हेलो ऑल, वेलकम टू ई कीडा। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट्स। जहाँ पे हम बेसिकली दो टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रिस्ट्रेंट टू ट्रेड एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। वैसे तो गाइस, हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी वॉइड एग्रीमेंट्स को डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने एक लिस्ट दी थी जो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दी है, जिसमें था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कौन से सारे एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। और वहाँ पे ही हमने ये दो पॉइंट्स भी देखे थे, और मैंने आपको कहा था कि ये दो पॉइंट्स के साथ काफ़ी सारे एक्सेप्शंस जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे असेंशियल्स जुड़े हुए हैं, जो कि हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब ये होता क्या है, ये आया कहाँ से है, इसको पहले देखते हैं। तो गाइज, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए एज इन जो सिटीजन्स है, उनके लिए बहुत सारे राइट्स दिए हैं। ठीक है, उसमें से एक राइट है राइट टू ट्रेड। अब ये राइट टू ट्रेड क्या कहता है कि जो सिटीजन्स है वो अपने चॉइस के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से कोई भी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन कैरी ऑन कर सकते हैं। ये राइट किसने दिया है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन ने। और जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो भी ये राइट को सपोर्ट करता है, और वो कहता है कि बिल्कुल हर एक इंडिविजुअल जो लॉफुल प्रोफेशन कर रहा है, लॉफुल ट्रेड कर रहा है, या कोई भी बिजनेस कर रहा है, वो वैलिड माना जाएगा अगर वो लॉफुल कर रहा है तो। बट उसी के साथ अगर कोई भी दूसरा इंडिविजुअल या कोई एक ग्रुप या इवन गवर्नमेंट अथॉरिटी ऐसे लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने वाले को रोकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो ऐसे लॉफुल बिजनेस या लॉफुल प्रोफेशन या लॉफुल ट्रेड करने वालों को रोकते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट हमारी नज़र में वॉइड होंगे। ठीक है, और वही होता है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट। मैंने कहा था रिस्ट्रेंट मतलब रोकना। तो जो राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और वो राइट अगर हमें एंजॉय करने से कोई भी एग्रीमेंट रोकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वो एग्रीमेंट ही हमारे लिए वॉइड है। बट गाइस, हमें पता है कि जहाँ पे लॉ है वहाँ पे एक्सेप्शंस आते ही है। सो आज डिस्कस करेंगे हम कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में एक्सेप्शंस कौन से हैं। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये ऐसे एक्सेप्शंस है कि जहाँ पे अगर कोई हमें रोक रहा है, भले वो लॉफुल ट्रेड हो, लॉफुल बिजनेस हो, लॉफुल ऑक्यूपेशन हो, हमें रोक रहा है तो वो वैलिड हो जाएगा। यस, वही है एक्सेप्शंस। तो देखते हैं कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में कितने एक्सेप्शंस हैं। सो बेसिकली वहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं, अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। स्टैट्यूटरी में आता है सेल ऑफ गुडविल एंड पार्टनर्स एग्रीमेंट, जहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में आता है ट्रेड कॉम्बिनेशंस, सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स एंड सर्विस एग्रीमेंट्स। सो पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को अगर मुझे एकदम सिंपल या लेमैन लैंग्वेज में बताना है, तो इसका मतलब है जो पार्टीज है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की पार्टीज है, वही आपस में ये डिसाइड कर लेती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। उसमें फर्स्ट है सेल ऑफ गुडविल। उसके लिए हमारे सामने हमारा एग्जाम्पल रेडी है। सो एग्जाम्पल के सहारे इसे समझने की ट्राई करते हैं। सो ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, जिनकी दोनों की क्लॉथ की स्टोर है। ठीक है, अब सिनेरियो ऐसा है कि ये दोनों जो क्लॉथ स्टोर है वो एकदम बाजू बाजू में है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों भी 100% प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। सो अब ये प्रॉब्लम है, अब ये दोनों को समझ में भी आया है। सो दोनों बैठ के एक डील करते हैं। अब ये डील एकदम फेयर है, एकदम वॉलेंटरी डील है। अब वो डील क्या कहती है कि ए इंडिविजुअल ने बी इंडिविजुअल का बिजनेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ठीक है, टाइम पीरियड के लिए खरीद लिया है। ठीक है, आई रिपीट कि वो डील क्या कहती है कि ए इंडिविजुअल ने फेयर तरीके से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स रेगुलेशंस को याद रख के फेयर तरीके से बी इंडिविजुअल का जो ये शॉप है, जो ये बिजनेस है, वो खरीद लिया है। अब इससे क्या होगा कि अब ये दोनों शॉप जो है वो इंडिविजुअल ए की है। ठीक है, अब ये दोनों शॉप इंडिविजुअल ए संभाल रहा है। इसका ही मतलब क्या है कि अब ये शॉप पे बी का कोई भी राइट नहीं है। ये शॉप में बी कभी भी
या जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम पीरियड के लिए ए ने वो शॉप खरीदा है, वो टाइम पीरियड तक बी यहाँ पे आके, ये शॉप में आके कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली ये क्या हुआ है कि ए ने बी को रोक लिया है यहाँ पे बिजनेस करने से, ठीक है। बट अगर ये पूरा सिनेरियो है तो वो एक वैलिड या एक फेयर तरीका है किसी को भी बिजनेस करने से रोकने का। तो क्या किया है यहाँ पे, सेल ऑफ गुडविल, बी ने अपनी जो ये बिजनेस है वो बेच दी है और इसके ही वजह से अब बी का कोई राइट नहीं है ये शॉप पे। इसका ही मतलब है कि बी यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि ए ने रोक लिया है बिजनेस को यहाँ पे बिजनेस करने से। कट दिस, क्योंकि ए ने रोक लिया है बी को यहाँ पे बिजनेस करने से। सो गाइज, इसलिए सेल ऑफ गुडविल जो हो जाता है वो एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। और ये स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी क्यों? बिकॉज ये दोनों पार्टीज ने आपस में ये डील की है, आपस में ये डिसाइड कर लिया है, बट ये फेयर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स रेगुलेशंस को समझ के, कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके ये पूरी डील की है, ठीक है गाइज। सो आ जाता है हमारे सेकेंड पॉइंट पे जो है पार्टनर्स एग्रीमेंट। अब ये हमने 12th में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एक्ट में एक पॉइंट होता है और वो पॉइंट क्या कहता है। अब इसको समझने के लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कि 3 पार्टनर्स है, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। सेम तीनों की भी एक क्लॉथ स्टोर है। अब पार्टनरशिप डीड क्या कहता है कि ये जो पार्टनर जो साथ में जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कौन सा है, क्लॉथ स्टोर का। सो पार्टनर्स इंडिविजुअल लेवल पे या फिर किसी और पार्टनर के साथ सेम बिजनेस कहीं पे भी कैरी ऑन नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है? जो ये पार्टनर्स है ए बी एंड सी पार्टनर, जिनकी एक शॉप है, क्लोथ स्टोर है, और पार्टनरशिप डीड के वजह से ए बी सी इंडिविजुअल लेवल पे भी या किसी और जो आउटसाइडर है, किसी और पार्टनर के साथ भी सेम बिजनेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ए बी सी को क्लॉथ स्टोर का बिजनेस करने से, इंडिविजुअल लेवल पे या किसी और पार्टनर्स के साथ क्लॉथ स्टोर का बिजनेस करने से हम रोक रहे हैं, बट ये वैलिड है। वैलिड क्यों है? बिकॉज पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में वैसे हमने मेंशन किया है, ठीक है। सो गाइज, आई होप स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के दोनों पॉइंट्स, सेल ऑफ गुडविल एंड पार्टनर्स एग्रीमेंट, आपको क्लियर हुए होंगे। अब आ जाते हैं जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस ही हमें कहते हैं कि बिकॉज ऑफ सो एंड सो सिनेरियो या बिकॉज ऑफ सो एंड सो कंडीशंस आप अपने लेवल पे या आप किसी और के साथ सेम बिजनेस या सेम प्रोफेशन या सेम सर्विस नहीं कर सकते, ठीक है। ये रूल्स रेगुलेशंस, लॉ ही हमें बताता है, इसलिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। अब उसमें फर्स्ट है ट्रेड कॉम्बिनेशंस। अब ये ट्रेड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? सपोज कि 2 मेजर फर्म्स हैं, ठीक है, ओलिगोपोली, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि जहाँ पे 2 बड़े सेलर्स हैं, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है कि दोनों की अपनी कैपेसिटी है और डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो इंडिविजुअल लेवल पे उतना डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस के साथ या गवर्नमेंट ने उनको बोला कि काम करो, आप दोनों कंबाइन हो जाओ, आप इंडिविजुअल लेवल पे काम मत करो, कंबाइन होके काम करो, ताकि आपकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी और जो डिमांड्स है वो आप इजीली फुलफिल कर पाओगे। आपका फिनेंशियल रिसोर्सेज, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, आपकी टेक्नोलॉजी, सारा कुछ कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 2 सेलर्स थे वहाँ पे अब एक सेलर हो गया है, मोनोपोली आ गई है, बट ये अच्छे के लिए मोनोपोली आ गई है कि दोनों के रिसोर्सेज सारे कंबाइन हो जाएंगे, आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, तो जितना प्रोडक्शन कर पाओगे उतनी डिमांड फुलफिल कर पाओगे, प्राइस नीचे रखोगे आप, प्राइस लो रखोगे आप, अच्छे क्वालिटी के डिमांड्स कट दिस, अच्छे क्वालिटी के गुड्स आप बना पाओगे। सो ये सारे कंडीशंस को लेके गवर्नमेंट ने उनको बोला है कंबाइन होने के लिए, ठीक है। और वो सेलर्स की अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी की वजह से क्या हो रहा है कि कैपेसिटी की लिमिट के वजह से क्या हो रहा है, जो नेवर एंडिंग या नेवर फुलफिलिंग डिमांड है वो डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। सो
कट दिस, गवर्नमेंट ने ये देखा और गवर्नमेंट ने उन्हें क्या किया, कट दिस, गवर्नमेंट ने उन्हें क्या कहा कि आप दोनों का जो बिजनेस है वो आप कंबाइन कर दो, ट्रेड कॉम्बिनेशन, दोनों का बिजनेस कंबाइन कर दो और आप कंबाइन करके बिजनेस चलाओ, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आप दोनों जो है, आप दोनों की जो रिसोर्सेज है वो कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाएंगे, आप ज़्यादा स्केल में बिजनेस कर सकेंगे, जिसको हम इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप डिमांड इजीली फुलफिल कर पाओगे, प्राइस कम ही रहेगी, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना पाओगे, ये सारे चीज़ों के वजह से जो इकोनॉमिक रिलेटेड टर्म्स है। सो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे जानबूझ के मोनोपोली नहीं की गई है, प्राइस ज़्यादा करके खराब क्वालिटी के लिए, इसके लिए मोनोपोली नहीं की है, अच्छी ऑब्जेक्टिव के लिए मोनोपोली की है, अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रेड कंबाइंस किए हैं। सो अगर वो चीज़ होती है, वो सिनेरियो होता है, सो ट्रेड कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सेप्शंस हो जाते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कहाँ से आ गया, बिकॉज अब जो वो इंडिविजुअल्स थे, जो सेलर थे, वो कॉम्बिनेशन में बिजनेस कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स। अब सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स के लिए अगेन हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे रेडी है। अब ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि यहाँ पे एक फार्मर है, ठीक है, जो ऑरेंजेस की खेती करता है, ऑरेंजेस जो फ्रूट है उसकी खेती करता है, और यहाँ पे एक कंपनी है जो ऑरेंज जूस बनाती है, ठीक है, बग जूस जिसका नाम है, जो ऑरेंजेस के जूसेस या ऑरेंजेस के जैम्स, ऑरेंजेस के प्लम, ये सारी चीज़ें बनाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये कंपनी ने ये फार्मर से कांटेक्ट किया। अब ये फार्मर के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कंपनी क्या कहती है फार्मर को कि आपके जो फार्म है, आपकी जो लैंड है, आप जितना भी ऑरेंजेस प्रोड्यूस करते हो, सो वो सारे के सारे ऑरेंजेस आप हमें सेल कर दो, ठीक है, बिकॉज हमें वैसे ही इनपुट चाहिए, हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो बेसिकली ऑरेंजेस के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हमको बहुत सारे ऑरेंजेस की वैसी ही नीड होती है। सो आप जितने भी ऑरेंजेस बनेंगे आपके, आप पूरे एक साल में जितने भी आपके ऑरेंजेस बनते हैं, वो सारे ऑरेंजेस आप हमें सेल करो, ठीक है। फार्मर ने जो है वो ऑफर एक्सेप्ट किया, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड मीनिंग क्या है कि फार्मर्स जो है अपने ऑरेंजेस किसी और पार्टी को या डायरेक्टली मार्केट में सेल नहीं कर सकता। ये सोल डीलिंग है, इसका मतलब है कि फार्मर जो है अपने सारे ऑरेंजेस सिर्फ एंड सिर्फ ये कंपनी को ही देगा, ठीक है। यहाँ पे फार्मर ने लिखा भी है, यस आई विल सेल माई होल प्रोड्यूस ऑफ ऑरेंजेस टू यू, जितने भी ऑरेंजेस बनेंगे, अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है 100 kgs या 25 ऑरेंजेस या 1000 ऑरेंजेस, बात क्या हुई है जितने भी ऑरेंजेस बनेंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे ऑरेंजेस मैं सिर्फ आपको ही बेचूंगा। इसका ही मतलब है कि फार्मर किसी और पार्टी को, किसी और कंपनी को, इवन गवर्नमेंट को या इवन मार्केट में अपने ऑरेंजेस सेल नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी ने फार्मर को रोक लिया है। सो इसलिए ये भी एक्सेप्शन हो जाता है सोल डीलिंग एग्रीमेंट, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे जो है सर्विस एग्रीमेंट्स। सर्विस एग्रीमेंट एकदम सिंपल है गाइस। सपोज कि कोई डॉक्टर है जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ठीक है, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है। अब बिकॉज कि वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है, तो गवर्नमेंट का एक रूल है कि अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कहीं और अपनी इंडिविजुअल लेवल पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। खुद का क्लिनिक खोल के या खुद का डिस्पेंसरी खोल के आप वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बिकॉज कि वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसको रोक लिया है कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्लिनिक या डिस्पेंसरी ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाती है सर्विस एग्रीमेंट्स। इसका और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि जो भी केंद्रीय विद्यालय के स्कूल्स होते हैं और वहाँ के जो टीचर्स हैं, सो केंद्रीय विद्यालय मतलब CBSE बोर्ड, ठीक है, जिसको हम KV भी कहते हैं। सो अगर वहाँ के कोई टीचर्स हैं तो वो अपने अलग से ट्यूशन्स या क्लासेस ओपन करके वहाँ पे नहीं पढ़ा सकते, ये उनका गवर्नमेंट का ही ये रूल है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको रोक लिया है, ठीक है, बट ये फेयर है,
ये वैलिड है। सो इसलिए वो आ जाता है एक्सेप्शंस में टू एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये सारे जो एक्सेप्शंस है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के भी और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के भी क्लियर हो गए रहेंगे। अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वेजरिंग एग्रीमेंट्स। पहले तो देखते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट होता क्या है। So, wagering agreement is an agreement between two persons under which money or money's worth is payable by one person to another on the happening or non-happening of a future uncertain event. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और दोनों फ्रेंड्स के बीच में बेट लगी है कि सपोज कि मैच चल रही है और सपोज कि इंडिया और पाकिस्तान की मैच चल रही है, तो दोनों के बीच में बेट ये लगी है कि इंडिया जीतेगी तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को पार्टी देगा या 100 रुपये देगा। ठीक है, सो वही होता है वेजरिंग एग्रीमेंट, कि ऐसे एग्रीमेंट जो दो पर्सन्स के बीच में होंगे, दो इंडिविजुअल, जैसे हमारे एग्जाम्पल में है, अंडर विच मनीज और मनीज वर्थ इज पेएबल। या तो पैसों के लिए बेट लगेगी 100 रुपीज़, या तो मनीज वर्थ की पार्टी मिलेगी या कोई गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, बाय वन पर्सन टू अनदर, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को देगा ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। अगर इंडिया जीती, ठीक है, जीती हैपनिंग, और अनसर्टन है, पता नहीं, हम मैच चालू होने के पहले ही नहीं बोल सकते कि एकदम इंडिया जीत ही जाएगी, हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा क्योंकि वो अनसर्टन है। सो या तो नॉन हैपनिंग, ठीक है, तो या तो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। यहाँ पे ये फ्यूचर अनसर्टन, अनसर्टन होना काफ़ी ज़रूरी है, तो ही वहाँ पे वेजरिंग एग्रीमेंट ये होंगे। अगर यहाँ पे ये सर्टन होगा, इसका मतलब वो फ्रॉड हो जाएगा क्योंकि हमें पता है। ठीक है, सो इसलिए अनसर्टन इवेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं असेंशियल्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। इसके असेंशियल्स क्या है? फर्स्ट है प्रॉमिस टू पे मनीज और मनीज वर्थ। ऑब्वियसली या तो पैसों की बात होगी या तो पैसों के बदले पैसों की ही वैल्यू का कुछ और। ठीक है, अनसर्टन इवेंट, ऑब्वियसली ये भी हमने डिस्कस किया, अनसर्टन इवेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट, म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस। ऑब्वियसली म्यूचुअल चांसेस है, मतलब जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हम, दोनों के 50-50% चांसेस है। फिर नो कंट्रोल ओवर द इवेंट। ऑब्वियसली वो दो इंडिविजुअल्स ने जिन्होंने बेट लगाई है, उन कट दिस, उनका कोई कंट्रोल नहीं है वो इवेंट पे। जैसे हमारा एग्जाम्पल में जो दो इंडिविजुअल्स ने इंडिया जीतने पे जो बेट लगाई है, उस पे उन दोनों का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ वेट कर सकते हैं कि मैच के बाद क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट इन द इवेंट, ओनली इंटरेस्ट इन द सम। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो पूरा इवेंट है कि कौन कितने रन्स बना रहा है, कौन कब आउट हो रहा है, इवेंट में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस इंटरेस्ट किस में है कि कौन जीतेगा और कितने पैसे हम जीतने पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये थे असेंशियल्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट्स। अब देखते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट के एक्सेप्शंस क्या है। अब जैसे कि मैं हमारे कंट्री की बात करूं, तो हमारे कंट्री में बेटिंग करना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये क्रिकेट का मैंने जो बेटिंग बताई, वो हमारे कंट्री में बैन है। ठीक है, इनवैलिड है वो, ऐसे एग्रीमेंट्स हमारे कंट्री में अलाउड नहीं है। बट वेजरिंग के ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स है जो अलाउड है? तो फर्स्ट, प्राइस कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, लॉटरी सिस्टम्स, प्लेविन सिस्टम्स, क्रॉसवर्ड्स एंड गेम ऑफ स्किल्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अगर वेजरिंग के थ्रू हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में अलाउड है और वो वैलिड है। ठीक है, लॉटरी सिस्टम तो हमारे यहाँ पे आज भी चलता है, लॉटरी सिस्टम खेलते हैं। वैसे काफ़ी सारे शोज़ भी आते हैं, टीवी पे भी आते हैं, प्लेविन्स जो टीवी पे आते हैं कि हमको नंबर सेलेक्ट करना होता है और फिर अगर वो नंबर आ गया तो हमें वो लॉटरी लग जाती है। सो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इवन तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स है बट वो वैलिड है। ठीक है, सो गाइज आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था वेजरिंग एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वो आपको अच्छे से समझा होगा। एक क्विक रिवीजन कर